नमस्कार। चुनाव जब जब आता है सरगर्मियां लाता है और चुनाव हर बार होते रहे, मगर अब पिछले कुछ चुनावों को गौर से देखेंगे आप तो ये पाएंगे कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब पर गहरे सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान खासकर चर्चा में बना हुआ है कई वजहों से, मगर उसमें सबसे बड़ी वजह ईडी की रेड मारना हो गई है। आज की खबर यह है कि ईडी ने राजस्थान में 25 जगह पर फिर से रेड मारी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राजस्थान में ईडी छापेमारी कर रही है। सूचना यह है कि एक बड़े आईएएस अधिकारी को भी इसमें निशाने पर रखते हुए ये छापेमारी की जा रही है। और कल की खबर आई कि खुद ईडी के अधिकारियों को घूस लेते हुए पकड़ा गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखे तेवर के साथ केंद्र सरकार और उसके हाथ में नाचने का दावा करते हुए ईडी को भी निशानों पर लिया। आज की वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक कम होती जा रही है, और जैसे जैसे ये चेहरे की चमक कम होती जा रही है वैसे वैसे ईडी, सीबीआई और राष्ट्रीय स्वायत्त एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है क्या? और क्या ईडी के अधिकारियों का घूस लेना, इसकी कहानी क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण इस बात का भी कि यह लोकतांत्रिक संरचना को, इस चुनाव प्रक्रिया को किस हद तक प्रभावित करता है। स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। आज एक खबर आई कि राजस्थान चुनाव जब लगभग 1 महीने से भी कम बचा हुआ है, चुनाव सामने होने पर तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का निर्णय ले रहे हैं। प्रत्याशी नामांकन करेंगे, चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ईडी और सीबीआई के छापे बढ़ते जा रहे हैं। खबर आई कि राजस्थान में 25 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। राजस्थान के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके साथ ही कई लोगों पर ईडी ने रेड मारी और लगातार इस रेड का जो असर हो रहा है उसके ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि चुनाव में नरेंद्र मोदी का जलवा, लहर कम होती जा रही है। हताश, निराश होकर केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग बढ़ाती जा रही है। गौरतलब है कि आपको भी पता होगा ये जो दुरुपयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं का, स्वायत्त संस्थाओं का किया जा रहा है, यह आजाद भारत में कोई नया दुरुपयोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसकी एक जमाने में लंबे वक्त तक देश में सरकार रही, उसके ऊपर भी यह आरोप लगता रहा चुनी हुई सरकारों के गिराने का, सांसदों विधायकों के खरीदने का और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का। कांग्रेस पार्टी ने खासकर इसका दुरुपयोग क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने में किया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को बहुत हद तक परेशान कम किया। अगर आप तड़ी पार करने वाले मसले को छोड़ दें तो उसके बाद आप पाएंगे कि आमतौर पर बीजेपी को लेकर वह तल्खी, वह सख्ती कांग्रेस सरकार में जब रही तब नहीं दिखी जो क्षेत्रीय दलों को के ऊपर दिखी। लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस मुकदमा हो, मुलायम सिंह यादव के ऊपर केस मुकदमा हो, मायावती के ऊपर केस मुकदमा हो, ईडी सीबीआई की रेड, सारे मुकदमे तकरीबन उसी वक्त के हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए कई बार क्षेत्रीय दल यह भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी
वही दुरुपयोग उन संस्थानों का कर रही है जो कांग्रेस पहले करती आई थी। हां, अंतर एक बात का है, कांग्रेस थोड़ा लिहाज विहाज करती रही होगी, बीजेपी बिना किसी लिहाज के खुलेआम इसका इस्तेमाल करती है। एक तो पहलू इसका ये, आज बीजेपी उसका लगातार दुरुपयोग कर रही है और साफ तौर पर देखने में आता है। जिस राज्य में चुनाव होगा, जो वहां का विपक्षी दल होगा, उसके ऊपर लगातार ईडी सीबीआई की जांच होगी, उनको लगातार कटघरे में किया जाएगा। आप भूले ना हो तो बिहार में तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर इतना ही मन है हमारी जांच करने का तो हम एक दो कमरा दे देते हैं अपने घर में, ईडी सीबीआई यहीं बैठ जाए और यहीं जांच करे। उस बिहार में आज की तारीख में बीजेपी सत्ता से बाहर है और उस बिहार में देश में सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देना हो, 1931 के बाद जाति जनगणना करके देश की राजनीति को मुद्दों पर आधारित कर देना हो, बिहार वह काम कर रहा है। यह अलग बात है कि उस पर आपको मीडिया में चर्चा नहीं दिखेगी, क्योंकि बाकी लोग रोजगार देने की बजाय बहुत कुछ सियासी सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रहे हैं। अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी, लगातार वो एक समय में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हो, पाठ्यक्रम को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक रूप से बदलने की बात हो, नोट पर लक्ष्मी गणेश की बात हो, धारा 370 के हटाने का समर्थन हो, कई तरह के ऐसे काम थे जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार का खुल करके समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया। लेकिन जब उनके राज्य का अधिकार छीना गया तो उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब उनके लोगों को जेल में डाला गया तो वही आम आदमी पार्टी जिसके नेता मनीष सिसोदिया जेल में जाने मात्र से सबको भ्रष्टाचारी कह देते थे, आज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब जेल में हैं और ईडी अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालने की कवायद शुरू कर चुकी है। समय बदलता है, अपनी गलतियां याद आती हैं, मगर बीजेपी अब उस तरह से राजनीति कर रही है कि आपको गलतियों का मौका तो दी, लेकिन अब गलतियों से सबक लेने के लिए पता नहीं कोई मौका छोड़ेगी भी कि नहीं। बीजेपी उस जमीन पर राजनीति कर रही है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ देती है, बीजेपी सांसद विधायक खरीदती है, सरकार बना देती है चुनाव हारने के बाद भी। और आप अगर भूले ना हो तो लगातार हम उस फेहरिस्त को गिनाते रहेंगे। बीजेपी कभी भी अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करते हुए यह दावा करके सामने नहीं है वोट मांगने आती कि हमने जो कहा वो किया, जैसे बिहार में कह रहे हैं, जैसे खुद अरविंद केजरीवाल ने, कम से कम इस बात की तो तारीफ अरविंद केजरीवाल की करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा था बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, उस पर वोट मांगा, काम किया, वोट मांगा, काम किया। बिहार सरकार ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, एक साल में 5 लाख तक नौकरी दे दी। बिहार सरकार सामाजिक न्याय का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की तमाम योजनाएं, राजस्थान की तमाम योजनाएं आपके सामने है, डीएमके सरकार आपके सामने है। बीजेपी काम पर वोट नहीं मांगती, बीजेपी को चुनाव जीतना है, इसलिए बीजेपी हर स्तर का काम करती है। वो पार्टियों को तोड़ती है, सरकारों को गिराती है, और राजस्थान में गिराने में नाकामयाब हुई तो अब ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है। और उसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया। आज की वीडियो में इस पर फोकस कर रहे हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एबीएसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान, उसने ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहयोगी बाबूराम मीणा को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। आप अगर बीजेपी के स्लोगन, इवेंट मैनेजमेंट को आप भूले ना हो तो कई बार यह दावा किया गया कि यह आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। तो जी हां, ईडी के अधिकारी, जो प्रवर्तन निदेशालय, जिसकी जिम्मेदारी है कि धन संपत्ति का कोई बेजा दुरुपयोग ना हो, काला धन ना इधर से उधर हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, पैसे का दुरुपयोग रोका जाए, इसके लिए ईडी बनाई गई। और उसी ईडी के अधिकारी राजस्थान में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के रंगे हाथों पकड़े गए और गिरफ्तार कर लिए गए। यह भी आजाद भारत में पहली बार हुआ। इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर एसीबी कार्रवाई कर रही है और एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि अभी एसीबी की कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। और दूसरी तरफ गिरफ्तार करने पर ईडी ने बयान जारी किया है।
एसीबी जयपुर द्वारा जारी 2/11/2023 यानी कल की तारीख में एक प्रेस विज्ञप्ति आई। नवल किशोर मीणा ईओ इम्फाल उप जोनल कार्यालय मणिपुर और बाबूलाल मीणा उर्फ दिनेश कनिष्क सहायक कार्यालय उप रजिस्ट्रार राजस्थान सरकार को भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में ईडी ने नवल किशोर मीणा को निलंबित कर दिया है और दोनों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में मामला शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में एक चिट एंड फंड कंपनी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सुविधा देने के नाम पर इन अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष से तकरीबन 15 लाख रुपए की मांग कर दी थी। 17 लाख रुपए की मांग कर दी थी, लेकिन उसे 15 लाख लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके लिए काम करने वाले उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया। यह ट्रैप अलवर में किया गया। मामला बड़ा होते चलते एसीबी के अन्य अधिकारी भी अलवर के लिए चले गए। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिट एंड फंड कंपनी चलाने के लिए एक शिकायत आई। ठगी का मामला दर्ज किया गया। इस केस में पीड़ित से ईडी वाले रुपए मांगने लगे। पीड़ित ने पुलिस अधिकारी जो राजस्थान एसीबी के अधिकारी हैं उनको यह बताया कि ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक बाबूलाल मीणा उनसे पैसा मांग रहे हैं। चिट एंड फंड कंपनी के केस में उनकी संपत्ति अटैच नहीं करने के एवज में यह रुपया मांगा जा रहा है कि हम तुम्हारी संपत्ति को अलग रख देंगे, तुम्हें बरी कर देंगे और केस को रफा दफा कर देंगे। अमूमन पुलिस के ऊपर यह आरोप लगातार लगता चला आया। एसीबी ने कहा कि इस मामले में मणिपुर के इम्फाल में लगे प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा रुपया मांग रहे थे। उनका जयपुर ग्रामीण के बस्सी के और बाबूलाल मीणा भी बस्सी तहसील के हैं। बाबूलाल ही इसमें मीडिएटर का काम कर रहे थे नवल किशोर मीणा और चिट एंड फंड कंपनी के पीड़ित के बीच में। वे फिलहाल अलवर के खैरथल में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। ईडी की तरफ से भी ये इसको नकारा नहीं गया और इस पर जांच बैठाई जा रही है। अब जरा इस घटना का पूरा विश्लेषण करना जरूरी है। चुनाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपने घोषणा पत्र के जरिए जाती हैं और हम और आप जैसे वोटर चुनते हैं कि ए बी सी डी ई ऐसे करके ये विकल्प हमारे सामने लोकतंत्र में है। ए पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी तो वो XYZ करके आपको सुविधाएं देगी और उसके नाम पर वो वोट मांग रही है। बी पार्टी XYZ सुविधाएं देगी और उसके नाम पर आपसे वोट मांग रही है। CDE ऐसी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र के नाम पर यह बताती हैं कि आप हमें वोट क्यों दें, क्योंकि अगर हमें आप वोट देंगे तो हम इस तरीके से आपके लिए भला करेंगे जो बाकियों ने नहीं किया। चुनाव का यही पर्पज होता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार अगर इस देश में कोई है तो वो चुनाव प्रक्रिया है। बताइए ना, आप किस बात के नागरिक हैं अगर आपको वोट डालने का अधिकार ना हो और अगर आपके वोट की एक कीमत ना हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप इसलिए तो याद करेंगे, संविधान बनाने वालों को इसलिए तो आप याद करेंगे। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि प्रजा नहीं होते आप जनता होते हैं। आपके वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। आपके वोट से घोषणा पत्र को देख करके, चुनाव में किए गए वादों को देख करके आप मतदान करते हैं और लोकतंत्र में मतदान से बड़ा कोई दान नहीं। यह काम होता है। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चुनावी प्रक्रिया में यह देखा क्या कि हमें वोट दो क्योंकि हमने आपको यह वादा किया था और इसको निभाया? 2 करोड़ रोजगार कहा था, 1.5 करोड़ दे दिया, 50 करोड़ और बचा, 50 लाख और बचा, इसको बाद में दे देंगे, इस पर वोट दो। 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डालने थे, 5 लाख डाले हैं, 10 लाख और डालना है, थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए वोट दे दो। अच्छे दिन लाना था, आधा रास्ते पहुंच गया है, आधा रास्ता बचा हुआ है, उसको वहां तक लाना है। तो क्या आपसे 2019 में इसके लिए वोट मांगा गया? याद करके हमें बताइए। स्मार्ट गांव आधा स्मार्ट बन गए, आधा बचे हुए हैं, इसलिए वोट दे दो। नहीं साहब, 2019 में इस देश का प्रधानमंत्री दोनों बाहें फैलाकर क्या पुलवामा के शहीदों को याद करना वोट डालते वक्त देश में राष्ट्रवाद की एक उफान आ गई। और आ रहा ना 22 जनवरी, राम मंदिर बनेगा, राम लला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए, इसके नाम पर वोट मांगा जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि घोषणा पत्र में राम मंदिर था, उसके नाम पर वोट मांग रहे, बुरा क्या है? नहीं भाई, कोई बुरा नहीं।
जिन्होंने मंदिर के नाम पर आपको वोट दिया, वो मंदिर के नाम पर फिर आपको वोट दे देंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ये 2 करोड़ रोजगार क्या था, 15 लाख क्या था, अच्छे दिन क्या थे, स्मार्ट सिटी क्या थी, बुलेट ट्रेन क्या थी, स्मार्ट गांव क्या था, और तो और सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कुछ बचा है बिकने से? जो बचा है उसके लिए फिर वोट मांगा जाएगा। और 24 का चुनाव आपके सामने है, उसका एक सेमीफाइनल हो रहा है इन 5 राज्यों में। अगर राजस्थान जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ में अगर आपको याद ना हो तो नरेंद्र मोदी की अगर इतनी लहर है तो ईडी सीबीआई ठीक चुनाव के पहले क्यों जा रही है? छत्तीसगढ़ में इनके विधायकों, कांग्रेस पार्टी विधायक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांटे की फाइट है तो इसलिए वहां चल रहा है क्योंकि उनका आंतरिक झगड़ा चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को वो अगली बार सीएम बनाना नहीं चाहते, उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने भेज दिया। हर इलाके में मध्य प्रदेश में भाजपा के कैबिनेट मंत्री और सांसद जाकर के कह रहे हैं हमको वोट देना क्योंकि तुम्हारी जाति के हम हैं और हम आपकी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 10-12 मुख्यमंत्री तो ऐसे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाना। राजस्थान में उनका आंतरिक कलह वहां भी चल रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगा नहीं पा रहे हैं, बड़ा मामला वहां पेचीदा फंसा हुआ है, इसलिए अब वहां पर समीकरण बनता नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर इतने ईडी सीबीआई के जांच बैठा दो कि उनका मोराल टूट जाए, वो चुनाव प्रचार ढंग से कर ना पाए, उनका चुनाव प्रभावित हो जाए और राजस्थान की डूबती नैया हम पार कर जाएं। लेकिन इस सब के बीच में क्या आपको इस बात का कोई फिक्र होगी कि क्या आपने घोषणा पत्र देख करके वोट दिया? क्या आपने उनके काम करने के आधार पर वोट दिया? नहीं साहब, आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो ये ईडी सीबीआई इसलिए जा रही क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। कल्पना करिए, यूपी में 2022 में चुनाव था, यूपी में 2022 में विधानसभा का चुनाव था ना, कितनी बार ईडी सीबीआई का छापा मारा गया? नहीं मारा गया क्योंकि वहां खुद बीजेपी की सरकार थी। और इसलिए इस बात को, इस देश के नागरिकों को विश्लेषण करना, हम क्या कर रहे हैं, हम तो विश्लेषण कर रहे हैं, थोड़ा आप करिए। एक भी जगह पर 95% ईडी सीबीआई के मुकदमे जो पिछले 9 साल में लगे वो एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर लगे, ये सरकारी आंकड़ा कहता है। मान लीजिए 100 लोगों पर ईडी सीबीआई ने रेड मारी, मुकदमे दर्ज किए, जेल भेजा, तो उनमें से 95 से 98 तक लोग, प्रतिशत लोग केवल और केवल विपक्षी दलों के हैं। तो ये बीजेपी वाले कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। ये व्यापम घोटाला क्या था, तमाम तरह के घोटाले कैसे थे, इसका विश्लेषण लोकतंत्र में होना जरूरी है। और दूसरी बात, क्या लोकतंत्र, जैसे मान लीजिए एक सिपाही को, एक पुलिस को बनाया गया है कि वो अपराध रोके, और पुलिस ही जाकर के अपराध करती हुई रंगे हाथों पकड़ ली जाए, तो आप क्या नहीं कहेंगे, रक्षक भक्षक हो जाएगा। ईडी को इसलिए नियुक्त किया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, पैसे की हेरा फेरी, इसको रोकेगी। और वह काम करने के लिए जिस सरकार में न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगा, वहां ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए राजस्थान में पकड़े गए। हम जानते हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, न तो आप तक ये सूचना पहुंची होगी, और अगर पहुंची भी होगी तो आपने इस पर कोई बहुत विचार नहीं किया होगा कि ये छोटी घटना है। और मीणा जी लोग फंसे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका इशारा कर रहा हूं। फंसेगा कौन, ये अभी इस देश के वंचित शोषित लोगों को समझना चाहिए। और जब ये खबर आप इस तरह देखेंगे तो कहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, और अगर आपको गंभीर भी लगेगी तो कुछ दिन बाद इस खबर को आप भूल जाएंगे। कोई नई खबर आपका इंतजार कर रही होगी, कहीं से मिट्टी ला करके शपथ ली जा रही होगी, कहीं कोई मंदिर बन रहा होगा, कहीं फिर से कोई नया चोला पहनकर कोई बड़ा सा झूठ का भाषण देने की तैयारी चल रही होगी। और लोकतंत्र भीतर से कैसे खोखला होता है, वो ईडी के अधिकारियों का राजस्थान में घूस लेते हुए पकड़े जाना और जेल में जाने, इस अध्याय से आप समझ सकते हैं। और इस पूरे प्रकरण में मेरा साफ विश्लेषण ये कहता है, जिस चेहरे पर प्रधान तक का चुनाव, नगर निगम तक का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, सब बना दिया गया एक चेहरे पर। अब कहीं घोषणा पत्र नजर नहीं आता,
अपने किए गए वादों को पूरा करने का दावा नजर नहीं आता, नए भारत के स्वप्न को दिखाने का कोई दावा नजर नहीं आता, महंगाई को कम करना, रुपए की कीमत को बढ़ाना, पेट्रोल डीजल की कीमत को घटाना, 2 रुपया आपकी जेब में बचाना, उसकी दावे की बजाय 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना भारी पड़ रहा है। इसलिए जरा आप विश्लेषण करें कि अंदर से लोकतंत्र कितना खोखला किया जा रहा है। और अगर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस कदर जारी रहा राज्य के विधानसभा चुनाव में, तो सोच कर देखिए आम चुनाव लोकसभा का जब 2024 में होगा तो दृश्य क्या होगा। विचार करिएगा, क्या चेहरे की चमक वाकई खो गई है? क्या अब चेहरा वोट नहीं दिला पा रहा? क्या अब उस चेहरे से लोग सवाल करते हैं कि भाई आप फकीर आदमी थे और आपके राज में क्या हुआ, और आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। इसलिए इस बात का विश्लेषण जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का मैजिक जादू लगभग कमजोर सा हो गया है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।